हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ये जो है आदिकाल की है। आदिकाल को कई भागों में विभाजित किया गया है। हम सभी भारतेंद्र युग को पढ़ चुके हैं। भारतेंद्र युग है ना, भारतेंद्र युग। इसके बाद जो है द्विवेदी युग को पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग है ना, द्विवेदी युग को पढ़ चुके हैं, भारतेंद्र युग को। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है छायावाद युग। क्या है? छायावाद युग। छायावाद युग की प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं ये घटना चक्र है। छायावाद में 9 प्रश्न को 8 प्रश्न तक कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और बता दें, ये जो क्लास है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, यह यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड डी, ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनबीएस, बिहार शिक्षक भर्ती इत्यादि, मतलब जितनी भी हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन किस तरह से कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। और इस प्रकार हम लोग 9 प्रश्न संख्या 9 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की, तो तीसरे उत्थान ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है हालावाद, ऑप्शन डी है छायावाद। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का आया हुआ प्रश्न है। तो तीसरा उत्थान तो क्या हो गया? छायावाद हो गया। क्या हो गया? छायावाद हो गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ये कुछ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया है। शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में, गद्य खंड और काव्य खंड, दोनों खंडों को 2-2 प्रकरणों में बांटा है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया। दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। काव्य खंड में भी 2 प्रकरण हैं, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। अगर पूछ लिया जाए पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा किसने विभाजित किया है, तो काव्य खंड को, आधुनिक काल के काव्य खंड को शुक्ल ने किया है। नई धारा के भी 3 उत्थान है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। नई धारा के 3 उत्थान है। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में क्या कहा गया है? छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। तृतीय खंड, और तृतीय खंड को जो है छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। और प्रश्न भी हमारा यही है, प्रश्न हमारा है, फिर से देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है, तो क्या है? छायावाद है। क्या है? छायावाद। अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ऑप्शन ए है सदुक्कड़ी, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इसकी क्या है? खड़ी बोली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये खड़ी बोली है। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर के रचित किया गया है। मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर के रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। किसकी? खड़ी बोली की। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी की ताजमहल के नाम, ताजमहल के समान मानते हैं। पंत जी इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। किसको मानते हैं? कामायनी को, है ना। श्रद्धा और मन को आधार बना करके किया गया है। किस किस बोली में है? खड़ी बोली में। प्रश्न संख्या 11 है, श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य में है? तो श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य में है? तो कामायनी में श्रद्धा और मनु। राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? तो श्रद्धा और मनु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मनु है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेते हैं। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है। ये सर्ग हैं आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। ये जो है क्रम से भी पूछा जाता है ना। नेट जेआरएफ में ये आता है कि क्रम में लगाइए, है ना। टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। आनंद, आखिरी क्या है? आनंद है। पहला क्या है? चिंता है। पहला चिंता है और आखिरी क्या है? आनंद है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य। दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है। कामायनी में स्वयं कामायनी नाम भी जो है कम प्रतीकात्मक नहीं है।
प्रतीतात्मक नहीं है। कर्म सर्ग से पहले कामायनी का प्रयोग नहीं होता है। पांडुलिपि संस्करण में यज्ञ सर्ग जो बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया गया, लेखक द्वारा बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया गया होगा, जैसा कि युद्ध का संघर्ष कर दिया गया है। आगे देखते हैं, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। राइट आंसर, क्षमा चाहूंगी, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन डी है शांतिप्रिय द्विवेदी। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी कब की है? 1935 की है। कब की? 1935। छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी हैं। किसने? 27, जिनमें प्रमुख है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक, प्रजा, व्रत और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन एवं स्मृतियां और कृतियां। ये सब किसकी हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी की है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन सी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है नंद दुलारी वाजपेयी। तो प्रश्न संख्या है 15। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसने कहा है? नामवर सिंह ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसको? छायावाद को नामवर ने कहा है। किसने कहा है? नामवर ने कहा है। डॉक्टर नामवर ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अनुभूति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था। ध्यान से समझेंगे, एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण से जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह आदि आलोचकों ने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नामवर सिंह ने। छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने कहा है। इंपॉर्टेंट है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है तन का, ऑप्शन बी है मन का, ऑप्शन सी है हृदय का, ऑप्शन डी है बुद्धि का। प्रश्न संख्या 16 है। तो कामायनी जो है हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, ये बीच से एक पेज जो है निकल गया था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। और ये है, हाँ, अगला देखते हैं हम सभी। 16 नंबर का प्रश्न देख रहे थे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा, कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन मतलब मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और इड़ा किसकी है? बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसका प्रधान पात्र क्या है? श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम क्या है? कामायनी है। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए ही अपने काव्य का नाम कामायनी रखा है। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत है। ठीक है। मन किसका प्रतीक है? मन का। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। इड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। ये पूछा जाता है प्रश्न। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है
जो कामायनी की श्रद्धा है वो किसका प्रतीक है? अभी आपको बताया गया कि कामायनी की श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। किसका है? हृदय का प्रतीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? ऑप्शन ए है प्रेम पथिक, ऑप्शन बी है कानन कुसुम, ऑप्शन सी है झरना, ऑप्शन डी है आंसू। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? प्रसाद के बारे में पूछी जा रही है तो प्रेम पथिक है। रचना क्या है? प्रेम पथिक। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 ईस्वी पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया। आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। प्रेम पथिक रचना है जो पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में हुई, और इसका जो समय वो 1913। ठीक है, कुछ तथ्य हैं। जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। उर्वशी हो गया 1909, वन विनल, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना 18, 25, 33, 35। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना 18 में 1918, आंसू 25 में, लहर 33 में और 35 में कामायनी। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कानन है, कानन कुसुम, झरना, कामायनी, दीप शिखा। क्या नहीं है? दीप शिखा नहीं। प्रश्न संख्या क्या है? 19। दीप शिखा रचना नहीं है। आगे देखते हैं। सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं संकलित थी? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 33। तो कितनी थी? तो 24 थी। इसे पढ़ेंगे हम डिटेल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 24। ठीक है। झरना का पहला जो संस्करण है वो 1918 में हुआ, दूसरा 1927 में हुआ, तीसरे के संस्करण के अंतर्गत 1934 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक का निवेदन है जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। किंतु झरना के प्रथम संस्करण के संबंध में आचार्य शुक्ल ने यह कहा है, झरना की उन 24 कविताओं में, देखिए ध्यान से, शुक्ल ने कहा है झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गईं, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता। विषाद बालू की वेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है, जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। आगे देखते हैं। तो झरना की उन 24 रचनाएं, कितनी? 24 रचनाएं। अभी यह स्पष्ट हो गया कि जो है झरना की जो है 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। तो प्रश्न हमारा क्या था? 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं हैं? तो कितनी है? 24 है। ठीक है। अगला देखते हैं। आंसू है मुक्तक काव्य संकलन, ऑप्शन बी अतुकांत काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसू क्या है? इनमें से कोई। आंसू क्या है? एक विरह काव्य है। क्या है? विरह काव्य है। ये सब फेमस है, सभी जानते हैं। आंसू क्या है? विरह काव्य है। नाम से ही यह स्पष्ट है। क्या है? एक विरह काव्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। आंसू एक विरह काव्य है जिसमें प्रेम की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद, वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख है। प्रिय के शारीरिक सौंदर्य, परिरंभ कुंभ की मदिरा, निःश्वास मलय के झोंके। ये 3
वस्तुओं का उल्लेख। ठीक है, आंसू कैसा काव्य है? वीरा काव्य। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? प्रश्न संख्या 22 है। नीरजा सान्य गीत, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी। बी है झरना लहर धूपश्रावणी स्कंदगुप्त। सी है परिमल गीत का प्रबंध पद्य तुलसीदास। डी है पल्लव गुंजन युगवाणी ग्राम्य। तो जयशंकर प्रसाद की कृतियों के बारे में पूछा गया है कि किसमें है, तो झरना, आंसू लहर, कामायनी। क्या है? झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। एक सेकंड। झरना, लहर, ध्रुव श्रावणी इनका नाटक है ना, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त इन सब का क्या है? नाटक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली देख लेते हैं कि ये प्रस्तुत में ये कृतियां महादेवी वर्मा की हैं। नीरजा सान्य गीत, ये तो सभी जानते हैं, पद के साथी है ना, स्मृति की रेखाएं, और परिमल गीत का अनामिका तुलसीदास, ये तो जो है निराला की हैं, और पल्लव गुंजन युगवाणी, ये तो पंत की हैं, इतना सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, चारुचंद्र लेख, ध्रुव श्रावणी, तितली। तितली, ये ध्रुव श्रावणी इनका नाटक है, तितली ये चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख किसका है? जयशंकर प्रसाद का नहीं बल्कि क्या है? हजारी प्रसाद का है। चारुचंद्र लेख किसका है? हजारी प्रसाद का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हजारी प्रसाद भी चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, कुटज, ये सब सारी इंपॉर्टेंट हैं। विचार प्रवाह, अशोक के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार वितर्क इत्यादि। कानन कुसुम, ध्रुवश्रावणी और तितली जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। किस पर? कबीर नामक कृति। कबीर नामक कृति किसकी है? हजारी की है। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर्य साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। कबीर पर मंगला प्रसाद और जो है सूर पर क्या मिला? स्वर्ण पदक। विश्व भारती का संपादन भी इन्होंने किया। प्रश्न संख्या 24 है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? महादेवी छायावाद की कवित्री हैं। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा, इसमें से पूछा जा रहा है नहीं है। क्या नहीं है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यामा, दीपशिखा, नीरजा ये महादेवी वर्मा की है। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की नहीं बल्कि अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अरियो करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षणभर, इंपॉर्टेंट है ये जितने भी हैं इसमें, इंद्रधनुष रौंदे हुए, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा हेरी, इत्तलम बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता, मैं सन्नाटा बुनता हूँ। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। किसके बारे में पढ़ना है? अज्ञेय के बारे में पढ़ना है। ठीक है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित है, 47। प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा छायावाद युग के 4 स्तंभों में महान कवियों को वृहत चतुष्टमयी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है? छायावाद प्रसाद है, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, है ना। 3 लेखक हैं, एक कवित्री, 3 कवि, एक कवित्री। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। किस पत्रिका में? चांद पत्रिका में। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ये एक कुशल चित्रकार भी थी। कौन था? महादेवी वर्मा क्या थी? एक कुशल चित्रकार भी थी। ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में, है ना। 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा भी है। प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में। ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा के काव्य संग्रह किसके हैं? तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा ये सब किसकी है? तो ये सब है महादेवी वर्मा जी की है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। निहार की रचना किसने की है? तो निहार की रचना किसने की है? तो महादेवी वर्मा ने की है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? तो प्रथम काव्य संग्रह निहार है। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। सप्तपर्णा किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 28 है। सप्तपर्णा भी महादेवी वर्मा की ही है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला है, प्रसाद है, पंत है, जायसी नहीं है। जायसी छायावादी नहीं है, बल्कि ये भक्तिकाल के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, छायावादी कवि हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। प्रश्न संख्या 31 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो, गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति, ठीक है, तो महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। ध्यान देने योग्य बात है। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया, अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार, ठीक है। ये उन्हीं के शब्दों में है, पूछा जा सकता है। अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी है अज्ञे। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कह करके। प्रश्न संख्या 32 है। कौन सा है? प्रश्न संख्या 32 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, ये महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। आगे देखते हैं। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी ने कहा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म व वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर के हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर के छायावाद का विरोध किया। किसने? महादेवी वर्मा ने। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन सी है पंत, ऑप्शन डी है निराला। तो ये जो है सभी परिचित है इससे। राइट आंसर ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती हैं तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान होती है। आध्यात्मिक के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गला करके सृष्टि को सुख और शीतल प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जल करके राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार, आलोकित मतलब प्रकाशित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जल करके सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। आगे देखते हैं, वो कहती हैं, दुख व्रति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसित से तिमिर में स्वर्ण वेला, है ना। आगे देखते हैं, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, मतलब स्वयं को, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता
है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर के संबोधित किया है। निराला ने क्या कहा है? हिंदी की विशाल सरस्वती। किसने? निराला ने। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, प्रश्न संख्या 36 है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तो ये भी महादेवी वर्मा जी का ही है। तेरा वैभव देखूं जीवन का क्रंदन देखूं, तेरा वैभव देखूं जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। किससे? दुविधा। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया। किसको बनाया है? गीत को बनाया। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? यह प्रश्न संख्या 37 है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी है वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन सी है साकेत, ऑप्शन डी है कृत्तिवास रामायण। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? प्रश्न संख्या 37 है, तो ये कृत्तिवास रामायण का राइट आंसर डी हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं। कृत्तिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत पाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की। निराला जी ने इसे कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का, राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर के लिखी गई लंबी कविता है। लंका कांड के कथानक को लेकर के, क्यों? राम की शक्ति पूजा। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम, निराला के रचनात्मक संशय संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक है। ठीक। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो अभी इसको हम लोगों ने देखा, कृत्तिवास रामायण का। प्रश्न संख्या 39 है ना। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? 40 नंबर तक करेंगे हम सभी इस क्लास में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है कौसानी, ऑप्शन बी है बागेश्वर, ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है हल्द्वानी। ठीक है, तो 39 प्रश्न है, कहाँ है सुमित्रानंदन पंत? कौसानी ग्राम में। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। पंत का जन्म 1900 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है। इनकी मृत्यु 1970 में इलाहाबाद में हुई, अब प्रयागराज में। ठीक है, ये 1900 में जन्म हुआ इनकी और मृत्यु 1970 में। कला और बूढ़ा चांद बहुत फेमस है। कला और बूढ़ा चांद प्रश्न संख्या 40 है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी है नंदुलारी वाजपेयी। तो कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है और राइट आंसर भी हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। बचपन का नाम गोसाई दत्त है। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, वीणा, चिदम्बरा, पतझर, एक भाव, क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता, ग्राम्य। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है। लोकायतन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उच्छ्वास है ना। सुमित्रानंदन पंत की कृति लोकायतन क्या है? प्रबंध काव्य है। लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत को कला और बूढ़ा चांद कविता के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी मिला, इसलिए ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई चिदम्बरा पर। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य की कृति ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। पंत जी ने ग्राम्य में गाँव की विविध समस्याओं का जो है आकलन किया है। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़ करके छंदोबद्ध किया है। किसमें? युगवाणी में, गांधी के सिद्धांतों को। ठीक है, पंत जी ने अपनी पहली रचना गिरजे का घंटा की रचना 1916 में की, इंपॉर्टेंट है। गुंजन को उसका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। गुंजन को, किसको? गुंजन को। ठीक है, अब जो जानने योग्य बातें हैं इन्हें देख लीजिए। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और जो है कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी मिला। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा, सुमित्रानंदन पंत के बारे में, निराला के बारे में है ना, और महादेवी वर्मा जी के बारे में। इन सब के बारे में आज हम लोगों ने जो है चर्चाएं की। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते थे उन सभी प्रश्नों को हमने पढ़ा और देखा कि किस तरह से परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से इतनी जानकारी हम लोगों ने इस क्लास में इकट्ठा की और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो
तो जो है आप इस क्लास से जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपकी प्रेम और सहयोग, सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास अगले दिन लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए